अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। शहलक खुली हुई खिड़की के सामने खड़ी थी। हवा सुबह से ही बंद थी और फिजा में ऐसी नमी थी जो दम घोट रही थी। उसने सर झटक कर जहन पर छाए हुए उल्टे सीधे ख्यालों से छुटकारा पाना चाहा, लेकिन जहन पर सहमे हुए और उलझे हुए ख्यालों की धुंध छाई हुई थी। उसने अपनी इस जहनी कैफियत का आकलन करना चाहा, लेकिन कोई वजह उसकी समझ में न आई। जिंदगी बड़ी ही सुकून से गुजर रही थी। चाहने वाला शौहर और 2 प्यारे प्यारे बच्चे जिंदगी को खुशगवार बनाए हुए थे। किसी किस्म की माली परेशानी भी न थी, लेकिन जहन पर एक अजीब किस्म की दहशत छाई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी छठी हिस्स आने वाले खतरे से उसे आगाह कर रही हो। शायद ये मौसम का असर है, उसने बेचैन होकर सोचा, लेकिन मौसम तो कई दिन से ऐसा ही था। पर आज सुबह नींद से जागते ही उसे न जाने क्यों ये महसूस हुआ जैसे दिल पर कोई भारी बोझ आ पड़ा हो। ये तो खैर सही है कि रात उसने एक अरसे के बाद फिर वही ख्वाब देखा था, लेकिन तबीयत में ये बोझलपन और दिल में ये बेचैनी ज़रूर उस ख्वाब की वजह से नहीं हो सकती। उसने अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन फिर वही मंजर उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। ये ख्वाब उसने बचपन के ज़माने में बार बार देखा था और हमेशा वो चीख कर कांपती हुई उठा करती थी। उसे बचपन का ख्वाब कल भी याद था, लेकिन उसकी डिटेल कुछ धुंधला सी गई थी और अब तो उसने 10 साल से ये ख्वाब नहीं देखा था और पिछली रात वो भूला बिसरा ख्वाब फिर उसकी सुकून से भरी नींद में आ गया था। और उस ख्वाब के साथ ही बीते हुए दिनों में महसूस होने वाला हर डर अपनी सारी शिद्दत के साथ एक बार फिर उसके जहन में करवटें लेकर उठने लगा। उस ख्वाब में वो हमेशा खुद को एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखती, जो ऊंची ऊंची घास से ढकी हुई होती। बाईं तरफ को लगभग 20 गज के फासले पर जाकर पहाड़ी का किनारा था और वहां से एक बहुत बड़ा ढलान वाला रास्ता नीचे की तरफ चला गया था, जहां एक गहरी नदी का पानी पहाड़ी के दामन में बहता था। जिस रास्ते से होकर वो पहाड़ी पर चढ़ती थी वो खेतों से होकर गुजरता था। उन खेतों के किनारे किनारे छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियां थीं। ये रास्ता लगातार ऊंचाई की तरफ चला गया था। वो थोड़ी दूर तक इसी तरह चली जाती, फिर पहाड़ी पर चढ़ने के लिए थोड़ी दूर तक लकड़ी का छोटा सा पुल बना हुआ था, जिसके नीचे एक नहर बहती थी। पहाड़ी पर उसे भेड़ बकरियां चरती नजर आती, लेकिन कभी कोई इंसान उसे वहां नजर नहीं आया था। उस इलाके पर हमेशा ऐसी धुंध छाई रहती जैसे पतझड़ की शाम ढल रही हो। वो ये लंबा रास्ता बहुत तेजी के साथ तय करती, क्योंकि कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी उसके इंतजार में था। वो साल से उसके इंतजार में था। लकड़ी का पुल पार करने के बाद उसे सामने पेड़ों का झुंड नजर आने लगता। उन पेड़ों को देखते ही उसे महसूस होता कि जैसे उसका सफर अब जल्द ही खत्म होने वाला है और वो अजनबी इंसान जो लंबी मुद्दत से उसके इंतजार में है कहीं करीब ही मौजूद है। वो उन घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरती और फिर उसे एक टूटी फूटी इमारत नजर आने लगती जो किसी कब्रिस्तान के करीब ही बनी थी। इमारत लगभग टूट चुकी थी, सिर्फ छत की टूटी दीवारें खड़ी थीं और हर तरफ वीरानी और सन्नाटा छाया रहता। इस जगह पर पहुंचकर उसका ख्वाब खत्म हो जाता और डर की ठंडी लहर के साथ ही साथ उसे झल्लाहट के जज्बे का भी सामना करना पड़ता, क्योंकि ख्वाब में आसमान पर छाई हुई धुंध और किसी अजनबी शख्स के इंतजार में होने का एहसास उसे बेचैन और बेकरार कर देता। ख्वाब से जागने के बाद भी उस पर एक अजीब जादुई कैफियत छाई रहती और शदीद डरावने एहसास के साथ ही साथ उसे इस ख्वाब की सच्चाई का भी एहसास रहता। पिछले 10 बरस से उसने ये ख्वाब नहीं देखा था, लेकिन पिछली रात बीते दिनों के धुंध से निकलकर ये ख्वाब फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि इमारत ज्यादा टूट गई थी और नदी की लहरों ने पहाड़ी के निचले हिस्से को और ज्यादा काट दिया था।
वो इस ख्वाब को अपने जहन से खुरच कर फेंक देना चाहती थी, लेकिन डर की ठंडी लहर बार बार उसके बदन में दौड़ जाती। वो अपने ख्याल में डूबी थी कि अचानक उसे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो उसका शौहर फारूक सामने खड़ा था। फारूक को देखते ही उसके जहन पर छाई हुई धुंध छटने लगी। वो मुस्कुराकर उसका वेलकम करने बढ़ी। ये मौसम तो अजाब होकर रह गया है। आज रात का खाना हम किसी रेस्टोरेंट में ही खाएंगे। कम से कम थोड़ी देर के लिए तो इस जहन्नम से छुटकारा मिलेगा। फारूक ने रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा और फिर आगे बढ़कर मेज पर रखे हुए लेटर्स देखने लगा। मैं तो इस बीमा कंपनी के खतों से परेशान हो चुका हूं। खुदा जाने इन कमबख्तों को नित नए खत भेजने में क्या मजा आता है। और फिर ये बिल, मनी ऑर्डर की रसीद, गांधी गैलरी में तस्वीरों की नुमाइश का इनविटेशन, सभी बेकार चीजें हैं। कोई भी तो काम का खत नहीं। फारूक ने ताज़ा डाक को उलट पुलट करते हुए कहा। शहला ने वो शाम बहुत सुकून से और अच्छे माहौल में बसर की। कई मर्तबा उसका दिल चाहा कि वो फारूक से अपने ख्वाब का जिक्र करे, लेकिन ये सोचकर चुप रही कि फारूक तो हमेशा हर चीज़ का मजाक उड़ाता है, तो उसका दिल खोल कर मजाक उड़ाएगा। उस रात उन्होंने समंदर के किनारे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके बाद काफ़ी देर तक समंदर के किनारे टहलते रहे। घर वापस पहुंचे तो उन्हें काफ़ी रात हो गई। बच्चे खाना खाकर सो गए थे और घर में हर तरफ सन्नाटा छाया था। नौकर भी अपने क्वार्टर्स में चले गए थे। फारूक को उस रात कुछ काम करना था, इसलिए वो बेडरूम से लगी स्टडी में अपने काम में बिजी हो गया और शहला ड्रेस चेंज करते ही सो गई। आंख लगते ही शहला को फिर वही दहशतनाक ख्वाब नजर आने लगा। वो एक पगडंडी पर खड़ी थी। सामने वो पहाड़ी थी जिस पर टूटी हुई इमारत खड़ी थी। ऊंचाई पर बने हुए कब्रिस्तान के बहुत से कुत्बे और मकबरों के सफ़ेद गुंबद उसे नीचे से ही नजर आ रहे थे। शाम की धुंध तेजी से छा रही थी और उस धुंध में उसे पेड़ों का वो घना झुंड नजर आ रहा था। वो जानती थी कि पहाड़ी के दूसरी तरफ से खेतों में से गुजरता हुआ एक और रास्ता कब्रिस्तान तक जाता था और लकड़ी के बने हुए पुल को पार करने के बाद पेड़ों की झुंड में से गुजर कर ये रास्ता टूटी हुई इमारत और कब्रिस्तान तक पहुंचा देता था। ये सब कुछ उसने एक ही नज़र में देख लिया। उसे किसी अनजान हस्ती का इंतज़ार था और वो खड़ी हुई डर की शिद्दत से कांप रही थी। उसने चाहा कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन कोई अनजानी ताकत उसके पैरों को थामे हुए थी। उसने भागने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं सके। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आ रहा है, जिसका अपने ख्वाबों में उसने इंतज़ार किया था। वो आ रहा था और आखिरकार वो आ ही गया। उसकी नज़रों के सामने पहले पीले रंग की रोशनी प्रकट हुई और फिर पीले रंग की रोशनी का ये दायरा उससे कुछ कदमों के फासले पर आकर थम गया। धीरे धीरे उस रोशनी ने इंसानी साये की शक्ल धारनी शुरू की। पहले लाल रंग के छोटे छोटे बाल साफ हुए, फिर पेशानी और उसके नीचे दो भूरी भूरी आंखें नजर आने लगी। दोनों आंखों के बीच का फासला बहुत कम था और चुंबकीय आकर्षण रखने वाली वो आंखें उसके चेहरे पर जमी थीं। छोटा सा मुंह, पतले और भिजे हुए जालिमाना होठ, उस शख्स का साफ रंग रूप उसके सामने था। भिजे हुए होठों के कोने मुस्कुराहट से लरज रहे थे। चेहरे पर ऐसा पीलापन छाया हुआ था जैसे उसके बदन से आखिरी कतरा खून का भी निचोड़ लिया गया हो। वो बिना हिले डुले उसे देखती रही। उसका वजूद किसी सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था, कांप रहा था, लेकिन न तो वो वहां से भाग सकती थी और न उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा सकती थी। कोई अनदेखी ताकत उसे उन आंखों में झांकने पर मजबूर कर रही थी और वो बेबस थी। शहला ने उसके हिलते हुए होठ देखे और उसके कानों में एक आवाज ने धीमे से कहा, अब मैं जल्द ही तुमको लेने आऊंगा। ये फुसफुसाहट किसी जहरीले सांप की फुनकार से मिलती जुलती थी और फिर इस बात को कहने के साथ ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई।
दहशत से सहला का दम घुट रहा था। उसने एक बार जागने की कोशिश की, लेकिन बेकार। उसने चीखने के लिए अपने होठ खोले, लेकिन चीख हलक में जम गई। वो अपने चेहरे पर उस अजनबी शख्स की सांस की गर्मी महसूस कर रही थी। वो भिजे हुए होठ उसके होठों पर झुक रहे थे। वो लरस गई, वो कांप गई और एक तेज और भयानक चीख सन्नाटे का सीना चीर गई। अपनी चीख की आवाज से खुद ही उसकी आंख खुल गई। वो पसीने में शराबोर थी। वो पसीने में नहाई हुई थी और फारूक का परेशान चेहरा उस पर झुका हुआ था। वो फारूक को देखते ही पागलों की तरह चीखी, आज वो यहां आया था। उसने कहा है कि वो जल्द ही मुझे लेने आएगा। उसे मेरे करीब मत आने दो, उसे मेरे करीब मत आने दो। शहला, होश में आओ, यहां तो कोई भी नहीं। शायद तुम ख्वाब देख रही थी। फारूक ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। फारूक की आवाज सुनते ही वो जैसे होश में आ गई। वो सुरक्षित थी। फारूक उसके पास था और दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। फारूक के बहुत कहने पर उसने सहम सहम कर वो ख्वाब सारी डिटेल के साथ उसे सुना दिया। शहला रानी, तुम भी कैसे बच्चों वाली बातें करती हो? अरे भला ख्वाब भी कोई ऐसी चीज होते हैं जिनसे इंसान डर जाए? बात दरअसल ये है कि ये ख्वाब बचपन से ही तुम्हारे अनकॉन्शियस में छुपा हुआ था और अब फिर उभर आया है। 2-4 दिन के बाद तुम फिर इसे भूल जाओगी। फारूक ने हंसते हुए कहा और उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर शहला को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जो कुछ भी कह रहा है सब सच है और परेशान या डरने वाली कोई वजह नहीं। उस रात वो फारूक की बाहों में सिमटकर बड़े सुकून की नींद सोई। लेकिन सुबह फारूक के ऑफिस चले जाने के बाद फिर उन्हीं ख्यालों ने उसे आ घेरा। उसे याद आया कि पिछले 10 बरस में उसके ख्वाब की दुनिया बड़ी हद तक बदल गई थी। झील की लहरों ने पहाड़ी के किनारों को चाट चाट कर बहुत कम कर दिया था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 10 बरस के लंबे अरसे में ये जगह भी गुजरते वक्त के साथ उसी तरह प्रभावित हुई है जैसे सच की दुनिया में मौजूद शक्लें वक्त गुजरने पर धीरे धीरे खराब हो जाती हैं। शहला जानती थी कि इन ख्यालों से वो जिस कदर जल्दी हो छुटकारा पाले अच्छा है। इस तरह डर जाने से सच की दुनिया के मसले किसी भी तरह हल नहीं हो सकते, बल्कि उल्टा वो अपने जहन को और भी बोझल कर रही थी। उसने सोचा कि इन फिजूल बातों से छुटकारा पाने का बेहतरीन तरीका यही है कि वो अपने आप को अलग अलग कामों में बिजी रखे। यही सोचकर वो घर के कामों में बिजी हो गई। दिन के 10 बजे के करीब उसने बच्चों को तैयार किया और उन्हें घुमाने के लिए पार्क लेकर चली गई। वापसी पर बच्चों ने जिद की कि वो पंचकोल में आइसक्रीम खाए बगैर घर नहीं जाएंगे। उनकी जिद पूरी करना भी जरूरी था और जब वो बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर लौट रही थी तो अचानक उसे गांधी गैलरी में होने वाली तस्वीरों की नुमाइश का ख्याल आया। वो हमेशा से आर्ट की शौकीन थी और फिर गैलरी वहां से बहुत ही नज़दीक भी थी, इसलिए वो बच्चों को लिए हुए आर्ट गैलरी चली गई। जब वो वहां पहुंची तो गैलरी में खासी भीड़ थी। इस भीड़ में उसे अपनी कई सहेलियां और फारूक के दोस्त मिल गए और वो उन्हीं लोगों के साथ तस्वीरें देखने लगी जिनमें कई तो सदियों पुरानी थीं और इस नुमाइश के लिए खास तौर पर मंगवाई गई थीं। वो अपनी एक सहेली के साथ टहलती हुई गैलरी के एक दूर और वीरान कोने में पहुंच गई। बातें करते करते उसने एक तस्वीर की तरफ नजर उठाई तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल धड़कना भूल जाएगा। खौफ की एक ठंडी लहर उसके बदन में दौड़ गई। उसकी नजरों के सामने वही शख्स खड़ा था जिसने पिछली रात ख्वाब में उससे कहा था, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा। वही पीला चेहरा, लाल बाल, हिर्स और हवस से चमकती हुई आंखें और पतले पतले भिजे हुए होठ जिनके कोनों पर एक जालिमाना मुस्कुराहट खेल रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो भरे पूरे आर्ट गैलरी में नहीं बल्कि अपने ख्वाबों की दुनिया में खड़ी है। अरे, ये तो नवाब राणा शमशेर जंग का पोर्ट्रेट है। क्या तुम इससे जानती हो शहला? निहायत ही जालिम और बेरहम इंसान था और औरतों का रसिया।
शहला के कानों में अपनी सहेली की आवाज आई। उसने सर झटककर अपने डर के एहसास से छुटकारा पाना चाहा, लेकिन वो चेहरा उसके सामने था और शायद उसकी चुंबकीय आंखों के आकर्षण से छुटकारे की कोशिश बेकार थी। फिर उसने ये सोचकर दिल को इत्मीनान देने की कोशिश की कि नवाब राणा शमशेर जंग को तो मरे हुए भी लगभग 200 साल हो चुके हैं। एक मुर्दा भला उसे किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। उस रात शहला ने फिर वही ख्वाब देखा और जब लरसते हुए उसने आंखें खोली तो उसने फारूक को सुबह देखी हुई तस्वीर के बारे में बता दिया। फारूक ने उसे हर तरह से तसल्ली और इत्मीनान देने की कोशिश की, लेकिन साथ ही दिल में यह भी तय कर लिया कि वो सुबह ही शहला को डॉक्टरी टेस्ट के लिए ले जाएगा। डॉक्टर नदीम फारूक का पुराना दोस्त था। उसने बहुत जी लगाकर शहला का मुआयना किया। उसके कई एक्सरे भी लिए गए। आखिरकार यही तय पाया कि शहला हर तरह से सेहतमंद और बिल्कुल सही है, लेकिन इस दहशतनाक ख्वाब के लगातार नजर आने की वजह से उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर नदीम ने यह बात का सुझाव दिया कि शहला को महीने 2 महीने के लिए हवा और पानी के बदलाव के लिए नैनीताल चले जाना चाहिए। फारूक को भला इस बात से क्या एतराज हो सकता था, लेकिन बिजनेस में बिजी होने की वजह से वो शहला के साथ नहीं जा सकता था। इसलिए शहला खुद ही नैनीताल रवाना हो गई और ये तय हुआ कि फारूक 1 हफ्ते के बाद उससे मिलेगा। शहला नैनीताल पहुंची तो उसे एक अच्छे होटल में कमरा मिल गया। बच्चे वो दिल्ली में अपनी माँ के पास छोड़कर आई थी और फारूक 1 हफ्ते बाद आने वाला था, इसलिए उसे फुर्सत ही फुर्सत थी। इसीलिए नैनीताल पहुंचने के दूसरे ही दिन उसने घूमने फिरने की ठानी और सुबह नाश्ते से फ्री होकर टहलने निकल गई। उसने सारा दिन नदी के किनारे बैठकर और पहाड़ी रास्तों पर टहलकर गुजारा। शाम को जब वो होटल पहुंची तो उसे इस बात की किसी हद तक हैरानी भी थी कि दिन भर उसे किसी तरह के डर का एहसास नहीं हुआ था। रात को वो बहुत गहरी और सुकून से भरी नींद सोई। उसे वो ख्वाब भी नजर नहीं आया था। सुबह उसे फारूक ने फ़ोन किया। वो उसकी तरफ से काफ़ी परेशान था, लेकिन ये सुनकर कि वो बिल्कुल ठीक है और अपने आप को हर तरह से फिट महसूस कर रही है, फारूक को बहुत इत्मीनान हुआ। शहला अब रोज़ टहलने के लिए निकल जाती। वो हर रोज़ एक नए रास्ते का चुनाव करती। अब न उसे किसी तरह का डर का एहसास होता और न रात को फिर वो ख्वाब उसे कभी नजर आया। फारूक रोज़ाना उसकी खैरियत मालूम करने और बच्चों की हालचाल बताने के लिए फ़ोन करता और इस बात की तसल्ली भी देता रहा कि वो जल्द ही उसके पास पहुंचने वाला है। इन सब बातों के बावजूद शहला को न जाने क्यों ये एहसास होने लगा था कि जैसे वो फारूक और बच्चों से दूर होती चली जा रही है। कुछ ही दिनों में उनकी शक्लें धुंधला गई थीं और ऐसा महसूस होता था जैसे उसके और उन लोगों के बीच कोई अनदेखी चीज़ आड़े आती चली जा रही है। एक शाम वो टहलती हुई एक पहाड़ी की तरफ निकल गई, जिसके दामन में दोनों तरफ पेड़ों के झुंड खड़े थे। फिजा में रात की धुंध फैलने लगी थी और हवा बिल्कुल बंद थी। वो धीरे धीरे रास्ता तय करती हुई पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो उत्तर की तरफ गहरे बादल छा रहे थे। उसने दाईं तरफ नजर दौड़ाई तो खेत फैले हुए थे और पहाड़ी पर उगी हुई ऊंची ऊंची घास के बीच भेड़ बकरियों के झुंड नजर आ रहे थे। और फिर अचानक उसका दिल इस तरह धड़कने लगा जैसे वो पसलियां तोड़कर बाहर आएगा। पहाड़ी के एक तरफ एक टूटी हुई इमारत खड़ी थी और उसके करीब ही कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान में काई से भरी हुई कब्रें दिख रही थीं। ख्वाब में बार बार नजर आने वाला मंजर उसके सामने था और वो वहां बिल्कुल ही अकेली थी। पहले उसका जी चाहा पलटकर आबादी की तरफ भागती चली जाए, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने सोचा कि अगर वो अपने डर पर वाकई काबू पाना चाहती है तो इसके लिए बेहतर यही है कि वो आगे बढ़कर इस इलाके को अच्छी तरह देख ले। शायद इसी तरह वो अपने अनजाने डर से छुटकारा पा सके। वो आगे बढ़ी तो उसे कब्रों के कुतबे नजर आने लगे। कब्रिस्तान पर एक अजीब सी वीरानी बरस रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे काफ़ी अरसे से लोगों ने इस कब्रिस्तान में आना जाना बंद कर रखा था। बहुत सी कब्रें धंस गई थीं और कई फट चुकी थीं। टूटी इमारत का मलबा भी पास बिखरा पड़ा था
اور ہر طرف گھاس پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اس منظر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک بجلی چمکی اور تیز ہوا کے ساتھ بارش کے موٹے موٹے قطرے بادلوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ گھبرا کر واپس جانے کے لیے مڑی تو اس کی نظر اچانک ایک ٹوٹی قبر کے کتبے پر پڑی جو رہسیمئی طور پر اچھی حالت میں تھا۔ اس کتبے پر نواب رانا شمشیر جنگ کا نام لکھا تھا۔ ڈر کی ایک ٹھنڈی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ابھی ابھی وہ منحوس چہرہ اس ٹوٹی قبر میں سے نکلے گا اور اسے اپنے پاس بلا لے گا۔ وہ تیزی سے مڑی اور اس پہاڑی راستے پر پاگلوں کی طرح بھاگتی چلی گئی۔ بارش زور شور کے ساتھ برس رہی تھی اور وہ پانی میں شرابور ہو چکی تھی۔ آبادی کے آثار نظر آئے تو کسی حد تک اس کی جان میں جان آئی۔ کیسے نہ کیسے کر کر وہ ہوٹل پہنچی۔ راستے میں ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پہلی ہی گاڑی سے دہلی چلی جائے گی، لیکن ہوٹل سے اسٹیشن فون کرنے پر پتہ چلا کہ دہلی جانے والی آخری ٹرین تھوڑی دیر پہلے روانہ ہو چکی ہے اور دوسری ٹرین صبح سے پہلے نہ مل سکے گی۔ اب انتظار کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ ان لمحوں میں اسے فاروق کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ اس تنہائی میں کچھ گھنٹے گزارنا بھی بھاری لگ رہا تھا۔ اس نے دہلی ٹرنک کال کی تاکہ فاروق سے کہہ سکے کہ فوراً اس کے پاس پہنچ جائے، لیکن وہاں سے یہ پتہ چلا کہ فاروق نینی تال کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور کچھ گھنٹوں بعد وہ اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ بارش پیٹ پیٹ کر برس رہی تھی اور تیز ہوا ہوٹل کے چکر لگاتے ہوئے پیڑوں میں سرسرا رہی تھی۔ شہلا کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے قبرستان میں موجود نواب رانا شمشیر جنگ کی ٹوٹی قبر گھوم رہی تھی اور ہوا کے تیز جھونکے اس کے کانوں میں اس طرح سے فسفسا رہے تھے جیسے کوئی رہسیمئی آواز بار بار کہہ رہی ہو، میں تم کو لینے آ رہا ہوں۔ وہ دہشت سے کانپ رہی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اب فاروق کی ٹرین پہنچ چکی ہوگی۔ اس نے ریلوے ٹائم ٹیبل میں دیکھ کر سوچا اور اس کے انتظار میں ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ فاروق آ گیا تھا۔ اس کے ڈرے دماغ پر چھائی ہوئی دھند جیسے چھٹ گئی تھی۔ اس نے لپک کر دروازہ کھولا اور پھر جیسے زمین نے اس کے قدم تھام لیے، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بھیجے ہوئے ہونٹوں پر وہی خاص ظالمانہ مسکراہٹ پھیلی تھی اور آنکھوں میں ہوس کی چمک تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ شہلا کی کمر کے آس پاس لپیٹ لیا۔ شہلا نے بھاگنا چاہا لیکن وہ بھاگ نہیں سکی۔ اس نے چیخنا چاہا لیکن اس کی چیخیں حلق میں گھٹ کر رہ گئیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے بڑھی اور آنے والا اسے سہارا دیتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور پھر اسے لے کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد فاروق ہوٹل پہنچا تو یہ سن کر وہ حیران رہ گیا کہ شہلا کچھ دیر پہلے کسی اجنبی شخص کے ساتھ باہر جا چکی ہے، اور پھر اس کی یہ حیرت پریشانی میں بدل گئی جب اس نے یہ سنا کہ شہلا بالکل بیماروں کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے اس اجنبی کے سہارے چل رہی تھی اور وہ دونوں پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ فاروق پریشانی میں کچھ لوگوں کو ساتھ لیے جو لالٹین اور ٹارچ لیے ہوئے تھے شہلا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ لوگ شہلا کے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور آخرکار ایک لمبا فاصلہ طے کر کے ایک قبرستان میں جا پہنچے جس کے قریب ہی ایک کھنڈر نما عمارت کھڑی تھی۔ بارش اب تھم گئی تھی اور چھٹے ہوئے بادلوں میں سے 11 تاریخ کا روشن چاند جھانک رہا تھا۔ پھیلی ہوئی چاندنی میں فاروق کی نظر ایک لاش پر پڑی جو کہ ایک ٹوٹی قبر پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ شہلا کی لاش تھی۔ اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے بھاؤ تھے اور جب فاروق نے کتبے پر نظر ڈالی تو وہاں بڑے صاف لفظوں میں نواب رانا شمشیر جنگ کا نام چمک رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔